मंदी करने के भी, और फिलहाल इस समय तुरंत ट्रेड नहीं आएगा, कुछ समय मार्केट को देखकर ही ट्रेड लिया जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, एफिल इंडिया का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्वार्टरली नतीजे इस कंपनी ने पेश कर दिए हैं। आय में 29% का इजाफा, तो मुनाफा 23% बढ़ा है। इबिटा में भी 36% तक की वृद्धि दर्ज होती हुई दिखाई दी है। मार्जिन भी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएमडी अनुज खन्ना सोहम जुड़ गए हैं। अनुज, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली इस क्वार्टर हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है, इनफैक्ट नंबर्स बेहतर होते दिखाई दिए हैं। इस समय ऑन ग्राउंड सिचुएशन कितनी दिख रही है? क्या ये मोमेंटम आगे जारी रहने का पूरा पूरा आलम बन गया है? जी, पहली बात तो अपने शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और जो बॉटम लाइन में हमारी जो पैट में ग्रोथ आई है, एक नॉर्मलाइज पैट करके हमने रिपोर्ट करा है नंबर, विच इज 39.6%, जो कि रेवेन्यू अगर 29% बढ़ा है तो पैट में जो ग्रोथ है वो एक्चुअली 39.6% नॉर्मलाइज बेसिस पे। लास्ट ईयर Q2 में एक वन टाइम नॉन ऑपरेटिंग गेन था, अगर उसको हटा के देखेंगे तो जो हमारी मार्जिन में एक्सपेंशन हुई है, जो एबिटा में नजर आ रही है और पैट में भी नजर आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है Q2 में। और ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है जो आगे भी बरकरार रहना चाहिए। और ये चीज जो ग्रोथ रेवेन्यू में है, इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो ये इसलिए है क्योंकि इंडिया मार्केट में और जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में एप्पल का डिसप्रोपोर्शनेट फोकस है, वहां पे सीक्वेंशियली हमारी ग्रोथ काफी अच्छी आई है। इंडिया में 10% और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स में भी लगभग इसी तरह का ट्रेंड हमारा ग्रोथ का रहा है सीक्वेंशियली। डेवलप मार्केट्स में एक्चुअली सीक्वेंशियली काफी फर्क आया है शुरू से ही। इस फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं H1 की बात करूं, Q1 और Q2 दोनों में कम से कम 3 से 4 मिलियन ज्यादा हम रेवेन्यू कमा सकते थे अगर डेवलप मार्केट्स में इस तरह के हेडविंड्स नहीं होते, जो रिसेशनरी बैकड्रॉप है जिसके अगेंस्ट हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो H2 में जो Q3 और Q4, एक तो फेस्टिव पीरियड है और दूसरा जो एडवर्टाइजर्स के जो बजट्स, एडिशनल बजट्स फेस्टिव पीरियड्स के लिए होते हैं, उसको मेरा मानना है Q3 और Q4 में एडवर्टाइजर्स इवनली हेज करके स्पेंड करेंगे और H2 में 10% ज्यादा बिजनेस आना चाहिए H1 से। और ये रेवेन्यू में इंडस्ट्री लेवल, ग्लोबल इंडस्ट्री लेवल हेडविंड्स को देखते हुए ये बात मैं रख रहा हूँ। और बॉटम लाइन पे मेरा मानना है कि जो बिजनेसेस हमारी तरह के हैं जिसमें असेट लाइट बिजनेस है, मार्जिन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है, तो बॉटम लाइन पे और बेहतर ग्रोथ होनी चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ से भी। सो आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट कि यस, टर्बुलेंट टाइम्स हैं, कुछ इंडस्ट्री वर्टिकल्स में इम्पैक्ट है, बट क्योंकि बिजनेस ब्रॉड बेस्ड है, इंडिया और इमर्जिंग मार्केट्स फोकस्ड है, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी बिजनेस में अभी भी ग्रोथ आनी चाहिए और हम अपने को और स्ट्रेंथन कर लेंगे इस टाइम में। अनुज, अगर एक मुझे अंदाजा दे सके कि इन सेक्टर्स में ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है, स्पेशली जब आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, और एनी सिल्वर लाइनिंग इन दिस ग्रे क्लाउड? क्योंकि देखिए आईटी कंपनियों सब जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं देखिए डिजिटल में खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली डिजिटल एडवर्टाइजिंग में लोग थोड़े बहुत कमर कस रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग की कमर कसने का जो डिस्कोर्स इंडिया में चल रहा है वो इसलिए चल रहा है क्योंकि a lot of analysts are getting influenced by what is happening on Meta, on big tech companies. Exactly. तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का लॉन्ग टर्म ग्रोथ को हम अभी भी मानते हैं कि 25% CAGR से चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री ग्रोथ on an annualized next few years basis, मैं अभी भी मानता हूँ कि 25% CAGR का ग्रोथ आना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, इमर्जिंग ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स को फोकस में रखते हुए। और ये जो नेगेटिव ट्रेंड की जो बात हो रही है, आईटी सर्विसेज कह रही है डिजिटल में खर्चा हो रहा है, दैट इज द ग्रोथ सेगमेंट फॉर देम। डिजिटल में ग्रोथ आएगी आएगी और इसके दो फैक्टर्स हैं मैम। एक फैक्टर है कंज्यूमर्स जो हैं वो अपने मोबाइल डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइसेस से ज्यादा वैल्यू के और ज्यादा वॉल्यूम के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली सेकेंड फैक्टर आता है, एडवर्टाइजर्स कांट इग्नोर दिस ट्रेंड, उनको अपना कम से कम 50% बजट डिजिटल और मोबाइल कनेक्टेड डिवाइसेस पे शिफ्ट करना ही होगा। और ये इन्हीं दो आधारों पे हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ टिकी हुई है। डेवलप मार्केट्स में जो टर्ब्यूलेंस है वो केवल यूएस और यूरोप मार्केट को ही सीमित है एट द मोमेंट, एटलीस्ट हमारे नजरिए से जितना हमारा बिजनेस का एक्सपोजर है उसमें हमें यूएस और यूरोप मार्केट में डेफिनेटली हिट है। बट
क्योंकि 80% बिजनेस इमर्जिंग मार्केट्स को लेके, तो वहां पे हम फिर भी ग्रोथ ला पा रहे हैं। फिर इमर्जिंग मार्केट्स में से इंडिया देखें तो एडटेक में थोड़ा सा डेफिनेटली इम्पैक्ट रहा, और फिनटेक की क्रिप्टो सेगमेंट में भी इम्पैक्ट रहा, राइट। विच इज वेल, सबको पता है ये बात इंडस्ट्री में कि यहाँ पे दो जगहों पे इम्पैक्ट रहा है। बट बिकॉज कोविड जा चुका है, मतलब कोविड का इन्फ्लुएंस जा चुका है, तो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, ये एरियाज में बूम आ रहा है। सो वी आर एबल टू बैलेंस इट आउट। इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ अभी भी अच्छी है और बैलेंस्ड है। डेवलप मार्केट्स में आइसोलेटेड प्रॉब्लम है, हमारे लिए वो एरिया छोटा है, डेवलप मार्केट्स का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है, तो वी आर स्टिल एबल टू मैनेज। अच्छा, फाइनली अनुज, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आप लोगों ने इनफैक्ट कैश करो की सीरीज सी राउंड में पार्टिसिपेट किया, इनफैक्ट यू आर द लीड इन्वेस्टर्स। क्या कारण रहा इस इन्वेस्टमेंट के पीछे? क्या कुछ और स्टेक आप लेते हुए दिखाई देंगे इस पर्टिकुलर कंपनी में, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स क्या आगे करते रहेंगे? डू यू सी जी वैल्यू मैम, देयर? मैम पहली बात तो ये कि ये मैं इस इंटरव्यू में एप्पल इंडिया की सीईओ के आधार से आया हूँ, और एप्पल इंडिया ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है कैश करो में। जी। ये इन्वेस्टमेंट हुई है एप्पल ग्लोबल से, जो कि होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप कंपनी में आता है सिंगापुर में। और कैश करो में एक फाइनेंशियल माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट लिया है, बट ये अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी ग्रोथ ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग है, और बॉटम लाइन सेंसिबल डीएनए है। तो इसको हम बड़ा क्लोजली इवैल्यूएट करेंगे, एंड आगे चल के हमें लगता है कि हो सकता है कि एप्पल इंडिया के लिए अगर कोई स्ट्रेटेजिक सिनर्जी बनती है तो उसको तब देखा जाएगा। अभी के लिए होल्डको की इन्वेस्टमेंट है, एप्पल इंडिया से कोई लिंक नहीं है इसका। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑल द वेरी थैंक यू। बेस्ट। भले ही ओके जी, अमेरिका थैंक यू। और यूरोप में थोड़ी बहुत मंदी के बादल छाते हुए दिखाई दे रहे हों, उनके बिजनेस पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है।